Hello students, today we will study chapter life processes. In the life process we are going to focus on nutrition. Let's start. Content. First is criteria to decide whether something is alive. Second, life processes. What are different life processes? Third is nutrition. In the nutrition we will study mode of nutrition, type of heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition further there are of three types: saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition. And the last we will study is nutrition in plant. In this topic we will study photosynthesis and stomata. Next slide. What are the criteria to decide whether something is alive? हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कुछ भी है? इफ़ समथिंग इज़ अलाइव और डेड. अलाइव और डेड में हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं कि उसमें मूवमेंट हो रही है कि नहीं. ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ द मूवमेंट. सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे? मूवमेंट पे. अब मूवमेंट ऐसी हो सकती है ऑर्गेनिज्म में, इट मे बी क्लियरली विजिबल. जैसे कि हम यहाँ पे अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, इट इज़ क्लियरली विजिबल. बट देयर आर फ्यू मूवमेंट्स विच आर नॉट क्लियरली विजिबल. हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जैसे प्लांट के अंदर हम फोटोसिंथेसिस जो मूवमेंट है उसको हम अपनी आईज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. सो देयर आर मूवमेंट विच आर नॉट ईजिली विजिबल. उन मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं. सो मूवमेंट में बी ऑल लिविंग थिंग मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प. मूवमेंट, अब आपने बाहर कपड़े सुखा रखे हैं हवा में, हवा चल रही है, कपड़े मूव करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अलाइव हैं. सो मूवमेंट जो है इट मस्ट बी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प. मूवमेंट विद इन होनी चाहिए. अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर से कोई फोर्स है जो उसको मूव करवा रहा है तभी ऑर्गेनिज्म अलाइव है. इफ़ देयर इज़ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि एयर हो गया, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज एप्लीकेबल तब हम उस मूवमेंट को लिविंग में काउंट नहीं करते. सो मेन फोकस हमें रखना है मूवमेंट में. ऑल लिविंग थिंग मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प. अब मूवमेंट भी दो तरह की होती है, मैंने बताया था. मूवमेंट आर ईजिली विजिबल लाइक मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स इज ईजिली विजिबल. सम मूवमेंट्स आर नॉट ईजिली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट. हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है हमारी सेल के अंदर. अब उनके मूवमेंट को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा. सेल को ऑब्जर्व करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, हमें कुछ माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द सेल एंड टिश्यू इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस. तो क्राइटेरिया to decide whether something is alive is the molecular movement. If there is molecular movement then organism is alive. Okay, next slide. Then life processes. What are the life processes? All living organism perform certain basic life process like growth. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में ग्रोथ होता है. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सर्कुलेशन. दीज ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अब हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कैसे करेंगे, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है. बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस. बॉडी मेंटेनेंस और सर्वाइवल के लिए
ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। अब इस चैप्टर में हम जो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, सेकंड इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हम ये 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। Nutrition, it is the process of taking food by an organism and its utilization by for life processes। हम जो भी फूड इन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं फूड को माउथ से, देन इट इज़ डाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। सो डाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, फूड को लेना प्लस उसको यूटिलाइज भी करना। सेकेंड इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न। तो डाइजेशन में ऑर्गेनिज्म ने फूड को इंजेस्ट किया, उसके बाद अब वो फूड सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन के बाद द फूड इज बर्न्ड इन द सेल। ब्रेक डाउन से जो प्रोडक्ट, जैसे हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, फूड जो हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाएंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में, फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। These simple substances are absorbed from the intestine and they reach the cell। अब सेल के अंदर ये जब पहुंच जाएंगे वहाँ पे फूड की बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है सेल में, और उस बर्निंग प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड बर्निंग रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर फूड की बर्निंग होगी, किसकी प्रेजेंस में होती है बर्निंग, इन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर फूड की बर्निंग से ATP जो स्टोर हुआ हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं उसको भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, CO2 हमारी बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट, CO2 एज ए वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट की फॉर्म में CO2 रिलीज़ करता है बॉडी, उसको भी बॉडी से आउट करना है। सो ये सारी प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हमारा फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट दे आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर। सो व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर। Next is excretion. It is the process by which waste products are removed from the body and mainly waste products are removed through the kidneys। हमारी kidneys का बहुत important role होता है waste product को हमारी body से out करने में। So these are the 4 processes। ये just था इनका एक introduction। इन सारी प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोनों प्रोसेस को हम प्लांट्स में भी देखेंगे और एनिमल्स में भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होती हैं और एनिमल्स में कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन प्लांट्स। थर्ड आता है व्हाट इज द न्यूट्रिशन। How will you define nutrition? It is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body। ठीक है, हम फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं कौन कौन सी प्रोसेस के लिए। फर्स्ट इज
to build the body, second is for the growth, third is to repair the damaged part of the body, and fourth is energy. हम फूड किस लिए लेते हैं? हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी में कोई भी कुछ भी डैमेज हो रहा है उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए, एंड एनर्जी के लिए. जब भी हम एनर्जी लेस फील करते हैं, हमें खाने की ज़रूरत होती है. ठीक है. न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, देन यूटिलाइजेशन. इट इज़ द मस्ट. हमें दो चीज़ें फोकस में रखनी है, टेकिंग फूड एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड. एंड यूटिलाइजेशन इज़ फॉर बिल्डिंग द बॉडी, ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी. Life on the earth depends on carbon based molecule and most of the food are also carbon based molecule. जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है? कार्बन. Outside used by living organism are food, water and air. Modes of nutrition. So there are two main modes of nutrition. First is autotrophic nutrition, second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition का मतलब क्या होता है? Auto means self, trop means कैप्चर करना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. It is the nutrition in which organism prepare their own food. कैसे प्रिपेयर करते हैं? From simple inorganic substances. Inorganic substances, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दोनों में आपको डिफरेंस देखना है. जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएंगे? जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया. एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है? ग्लूकोज. सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. Example क्या आएगा? All the green plants and some bacteria. Second is heterotrophic nutrition. This is type of nutrition in which organism get their food directly or indirectly from the plants. अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली अगर प्लांट से ले रहे हैं, जैसे हम अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा रहे हैं तो हम डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है. जो भी वेजिटेरियन हैं दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड नॉन वेजिटेरियन आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट. जैसे अगर हम नॉन वेज फूड खा रहे हैं तो वो प्लांट बेस्ड नहीं है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म को हम खा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चिकन खा रहे हैं तो चिकन तो प्लांट बेस्ड नहीं है, लेकिन वो चिकन अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो प्लांट बेस्ड, जैसे वो कुछ फूड ग्रेन को खाता है, कुछ भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को वो खाता है. तो ऐसे ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट. ठीक है. एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट अगर आप डायरेक्टली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को खा रहे हो. इसका एग्जाम्पल आएगा ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया. Types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is of three types. First is saprotrophic nutrition, then parasitic nutrition and holozoic nutrition. Saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition जैसे आपने देखा होगा बारिश के मौसम में पेड़ों की जो लीव्स होती हैं, प्लांट की लीव्स नीचे सॉइल पे एक लेयर फॉर्म कर लेती हैं, डेड लीफ. उनसे बारिश के मौसम में ऐसे ऐसे these mushrooms will grow. So saprotrophic nutrition is the nutrition in which organism get their food from dead and decaying organism. अब ये देखो, ये हेट्रोट्रॉपिक भी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप देखिए these are white in color, so these are not capable of doing photosynthesis and these are taking
देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड एंड डिकेइंग का मतलब क्या होता है? जो भी लिटर्स होते हैं, कोई भी एनिमल्स, अगर किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है, वो जब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, तो उस टाइप ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है जहाँ से वो फूड ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज़ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ठीक है, ये लीव्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स में, और उनमें से अपना न्यूट्रिशन फाइंड एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल हो गया मशरूम, ब्रेड माउल्ड, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। सेकेंड न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ द न्यूट्रिशन, जैसे आपने देखा होगा अमरबेल। अमरबेल जैसे अगर आप किसी प्लांट के ऊपर अमरबेल डाल देते हो तो वो उस प्लांट को पूरे को कवर कर लेती है, और उसका जो रूट है वो सॉइल में अटैच नहीं होता, वो अपना वाटर, फूड, सारी रिक्वायरमेंट जिस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है उसी से ऑब्टेन करता है। इसको हम अमरबेल को इंग्लिश में बोलते हैं कसकटा। Parasitic nutrition is the nutrition in which organism get their food from living organism without killing them. सेप्रोट्रॉफिक में तो क्या था, ऑर्गेनिज्म कहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। जैसे ऑर्किड्स हो गए, टिक्स हो गए, लाइस हो गए, लीचीज, roundworm, tapeworm, plasmodium, etc. These are parasites. यहाँ पे देखिए, this is the cascata. Third is the holozoic nutrition. It is the nutrition in which organism take food directly and then digest and absorb it. जैसे हम अपना खाना डायरेक्टली अपने माउथ में लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमन। देन कम्स द न्यूट्रिशन इन द प्लांट। देखेंगे सबसे पहले प्लांट में मेनली न्यूट्रिशन कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर्ड इज carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen is released in the process. So photosynthesis में क्या होगा? It is the process by which plant prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. And then what is the side product? It is the glucose, water vapors and oxygen. These will be released and this glucose is stored in the form of starch. Raw material for the process of photosynthesis. Photosynthesis process required 4 raw material. First is the sunlight, second is the chlorophyll, third is CO2 and fourth is water. Sunlight is an inorganic molecule. Chlorophyll helps in the absorption of sunlight and this chlorophyll is present inside the leaf. CO2 enter through the stomata हम आगे देखेंगे. These are small pores present on the leaf. It enter through the stomata and oxygen released as a byproduct through stomata. Water plant कहाँ से absorb करेंगे? By the roots. Water and dissolved minerals are taken by the roots. तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? लीफ में. CO2 environment, water
सॉइल लेते हैं एंड क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है. इन दिस वे plant will synthesize carbohydrate and release oxygen in the environment. Then comes the site of photosynthesis. What is the site of photosynthesis? Site is the leaf, chloroplast which is present in the leaf. Leaf में भी कहाँ पे photosynthesis होता है? क्लोरोप्लास्ट में. हमने सेल वाले 9th क्लास में सेल का चैप्टर है जिसमें हमने आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स. उसमें एक सेल ऑर्गेनेल था क्लोरोप्लास्ट, दैट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स chlorophyll pigment. Chloroplast contain the pigment chlorophyll and it is green color pigment which helps in the absorption of sunlight. These are green pigment present in the leaves. So what is the site of photosynthesis? Chloroplast in the leaf. What happens during the process of photosynthesis? ये 3 marks में 2 marks में क्वेश्चन आता है. राइट डाउन वेरियस इवेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट डाउन वेरियस इवेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब सबसे पहले क्या होगा, लीफ पे सनलाइट फॉल कर, ठीक है, and this sunlight is absorbed by the pigment chlorophyll. See here, this sunlight fall into the pigment chlorophyll. This chlorophyll will absorb the sunlight. So first event is the absorption of light energy by the pigment chlorophyll. Second event में क्या होगा, this light energy, जो भी लाइट एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल पिगमेंट ने लाइट एब्जॉर्ब किया, उस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. केमिकल एनर्जी जैसे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे देखिए, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल. The molecule is broken down into hydrogen and oxygen. So keep in mind, after the absorption of light, this light energy is absorbed by the chlorophyll pigment. Then this light energy get converted into the chemical energy, and simultaneously water molecule get broken down into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा. देन थर्ड इवेंट इज दिस रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू द ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो थर्ड इवेंट इज द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द कार्बोहाइड्रेट. ये 3 इवेंट आपको अच्छे से रट लेने हैं. 2 मार्क्स में, इसमें 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. देन लास्ट इज द स्टोमेटा. व्हाट आर द स्टोमेटा? जब हम इस लीफ को क्रॉस सेक्शन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, टीनी पोर्स आर विजिबल ऑन द लीफ. दिस टीनी पोर्स, स्मॉल पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. यहाँ पे आप देखिए, दिस स्मॉल पोर इज स्टोमेटा. पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ. अब इन टीनी पोर का फंक्शन क्या होता है? थ्रू द पोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. एक्सचेंज कौन कौन सी गैसेस का हो रहा है? प्लांट यूटिलाइज CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दे रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट. सो दिस एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा. देन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टोमेटा स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से. स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स. दीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर. द 2 बीन शेप स्ट्रक्चर आर अटैच्ड टू द एंड. आपको ये फोकस रखना है. यहाँ पे हैं 1 guard cell and 2 guard cell. These 2 guard cells are attached. ठीक है. In the center, this pore is present. ठीक है. And this pore is the stoma. Center pore is stoma.
and this is surrounded by two guard cells, and adjacent cells are the mesophyll cells. आपको सिर्फ दो गार्ड सेल पे फोकस करना है, एंड सेंटर पोर इज द स्टोमा. इस कंप्लीट को हम बोलेंगे स्टोमेटा. ठीक है. Each stoma has a pair of guard cell which control the opening and closing of the stomatal pore. अब गार्ड सेल स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ पे देखिए. दिस स्टोमेटा इज ओपन. कैसे? एडजेसेंट सेल से वाटर जब गार्ड सेल में एंटर करेगा तो डेफिनेटली गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? स्वेल. जैसे ही गार्ड सेल स्वेल होती हैं, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, और जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक करती हैं, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे जब वाटर एडजेसेंट सेल से, साथ वाली सेल से वाटर करेगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? ओपन. और जब बाजू वाली सेल से वाटर गार्ड सेल से एडजेसेंट सेल में मूव करता है, देन स्टोमेटल पोर गेट closed. See here. अब हम देखेंगे the process of photosynthesis in a video. Necessity for life on Earth. It is so because of the process of photosynthesis. A closer look at a plant shows that it is. So photosynthesis process start in this leaf. Plants are attached to the soil, and the root in the soil absorb water. See here, water is absorbed, and this water reach to the leaf. In the leaf, this central line is known as lamina, and the leaf are arranged perpendicular to the stem axis so that they can absorb maximum sunlight. Photosynthesis process occur in the leaf. This central is the lamina, and this is the petiole. Now we will see the cross section of the leaf. In the cross section, upper layer is the upper epidermis and the lower layer is the lower epidermis. And these cells contains chloroplast. Chloroplast contain the pigment chlorophyll. Tightly arranged cell, and in the lower layer loosely arranged cell, and these tubes helps in the absorption of water. They helps in the transport of water. We have studied that xylem helps in the transport of water and phloem helps in the transport of synthesized food material throughout the plant body. So these were xylem, which helps in the absorption of water, and this is the stomata, consists of two guard cells. The opening and closing of stomata, the CO2 comes in through the stomatal pore. The CO2 and water then reaches the chloroplast. Here the chloroplast, now CO2 and water reaches the chloroplast. Now it will fall and the process of photosynthesis will begin. During the process of photosynthesis, glucose molecule is synthesized and oxygen is released as a byproduct. This glucose will be transported through the phloem. This is the phloem. Through the phloem, it is transported to all of the plant body, and this oxygen will be released out
into the environment. This glucose is form of food transported to all the plant body. So this is the process of photosynthesis. All the best.